अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे, चाहे ग्राम प्रधान के सचिवालय में चले जाएं, चाहे ब्लॉक की ऑफिस में चले जाएं, चाहे तहसील की ऑफिस में चले जाएं, चाहे कलेक्टर की ऑफिस में चले जाएं, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के यहाँ चले जाएं, तो वहां लिखा है आजादी का अमृतोत्सव। इसका मतलब क्या होता है? आजादी के अमृतोत्सव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आजादी से अमृत निकला और उसका उत्सव हम लोग मना रहे हैं भारत देश के। तो जो देश को आजादी मिली उससे आजादी का अमृत निकला और उस अमृत की वजह से अमृतोत्सव हम लोग मना रहे हैं। लेकिन उस अमृत में ओबीसी के लोगों को कितना हिस्सा मिला, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना हिस्सा मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना हिस्सा मिला, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोगों को कितना हिस्सा मिला, ये भी जानना जरूरी है। मगर ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि 75 साल की आजादी में जो अमृत निकला उसमें हम लोगों को कितना अमृत मिला, ये इसकी भी जानकारी हम लोगों को लेना जरूरी है। नहीं तो हो क्या रहा है, हर बात पर ताली हम बजा रहे हैं, हर चीज पर ताली बजाने के लिए तो हमको रखा गया है, लेकिन हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हम एक यात्रा लेकर चल रहे। कौन सी यात्रा लेकर चल रहे? कि जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। हम क्यों जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? हम क्यों जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? क्योंकि देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हो गई, कुत्तों की गिनती हो गई, हिजड़ों की भी गिनती हो गई, और शेर बाघ चीते अगर कम हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री चिंता में पड़ जाते हैं और विदेश से शेर बाघ चीते लाकर भारत के जंगलों में छोड़ देते हैं। तो जानवरों की चिंता प्रधानमंत्री को है तो पिछड़े वर्ग के लोगों की चिंता नहीं है। 52% हमारी आबादी कब थी? 1931 में, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। क्योंकि अंग्रेज गिनती करते थे तो पता चला 52% थे। आजाद भारत में गिनती नहीं हुई। अब गिनती नहीं हुई तो पता कैसे चलेगा? और जब हमें हमारी संख्या ही पता नहीं, हमें क्या मिला देश में, क्या नहीं मिला यही नहीं पता है, तो लड़ाई कौन सी लड़ाई? तो हमें हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसकी लड़ाई कैसे पता चले? तो आजादी के 75 साल में हमें हमारी गिनती करने लायक भी नहीं समझा गया। पिछड़े वर्ग के लोगों की इतनी ज्यादा दुर्दशा देश में आजादी के 75 साल में हो गई। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जाती है, तो कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या हो जाती है। और हालत तो इतना बिगड़ गए हैं कि देश में राष्ट्रपति बना दिया जाता है शेड्यूल कास्ट का आदमी, आदिवासी समाज का आदमी राष्ट्रपति बना दिया जाता है, मगर उस राष्ट्रपति को जब मंदिर जाना होता है तो मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। इतने ज्यादा हालात खराब हो गए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे तो गंगा जल से शुद्ध करवाया, गोमूत्र से योगी ने शुद्ध करवाया। तब अखिलेश को पता चला कि केवल जाटो वाल्मीकि ही सूत्र नहीं है, हमें भी पंडित जी लोगों ने सूत्र बनाया था। तब अखिलेश जी पूछते हैं योगी जी से, क्या पूछते हैं योगी जी से विधानसभा में कि योगी जी बताओ हम शूद्र हैं कि नहीं है, ये बताओ हम क्या हैं तुम्हारी वर्ण व्यवस्था में। तब पूछते हैं अखिलेश जी। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि देश में हो क्या, और केवल पिछड़े वर्ग को ही समझने की नहीं जरूरत है,
शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, माइनॉरिटीज के साथ क्या होगा? देश के अंदर केवल मुसलमान ही माइनॉरिटीज नहीं है। अभी जो मणिपुर में हो रहा है उसमें मैक्सिमम कौन लोग मारे जाते? वो क्रिश्चियन है। अभी तमाम जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, सिखों का कत्लेआम इस देश में हुआ, बुद्धिस्टों के जो बड़े बड़े सेंटर है उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटीज के लोग हो, उन सभी के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो। और केवल यहीं तक नहीं रुका है, इसके आगे आप देख लो, किसानों की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने कहा था किसानों की इनकम दोगुना कर देंगे, हो गई? किसान बैठे हैं नया, हो गई आप लोगों की इनकम दोगुना? नहीं, किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज दोगुना हो गई। क्या क्या दोगुना हो गई? खाद की कीमत दोगुना हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत दोगुना हो गई, पेट्रोल की कीमत दोगुना हो गई, डीजल की कीमत दोगुना हो गई, गैस सिलेंडर की कीमत दोगुना हो गई। और हमको साल में 6,000 रुपया का झुंझुना पकड़ा दिया है, बजाते रहो, सम्मान कर रहे, तुम्हारा 6,000 दे रहे। हम लोग किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए। 75 साल में किसान इतना नहीं समझ पाए कि जब हम मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, मान लो मोबाइल खरीदने के लिए गए, साबुन खरीदने के लिए गए, माचिस खरीदने के लिए गए, तेल खरीदने के लिए गए, जब हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को पूछते हैं कितने में दोगे? दुकानदार दाम बताता है इतने में देंगे। और हम ही किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं तब क्या पूछते हैं? कितने में लोगे? अरे ये कैसे चल रहा भाई? या तो खरीदने वाला दाम बताए या तो बेचने वाला दाम बताए। हम जब खरीदने वाले होते हैं किसान लोग तब बेचने वाला दाम बताता है, और जब हम बेचने जाते हैं तब खरीदने वाला दाम बताता है। ये उल्टी जमुना बह रही, 75 साल से बह रही। क्या हो रहा है? किसानों को इतना समझ में आ रहा। किसान कह रहा है हमें एमएसपी दे दो। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान कह रहा है हमें एमएसपी दे दो। और वो साबुन किस पर खरीदता है? साबुन एमएसपी पर खरीदता है कि एमआरपी पर खरीदता है? जब वो साबुन खरीदता है, जब वो तेल खरीदता है, जब वो माचिस खरीदता है, उस पर लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। हम खरीदते हैं अधिकतम पर और बेचने के लिए हमारे सामान का न्यूनतम भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हद तो यहाँ तक हो गई कि आपकी जमीन भी 3 कानून लाकर अडानी और अंबानी को देने की तैयारी हो गई। ये तो भला हो उन 700 से ज्यादा किसानों का जिन्होंने अपनी शहादत दे करके हम लोगों को बचा लिया, हमारी जमीनों को बचा लिया। नहीं तो ये बचती नहीं, और ये बच गई, लेकिन कितना दिन तक बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसानों के हालात खराब हैं। देश में नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री ले रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, टेट कर रहा है, सुपर टेट कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। रोजगार है? रोजगार ही नहीं। बड़ी से बड़ी डिग्री ले रहा है, रोजगार नहीं। क्या करेगा? मैं तो बहुत जगह बीटेक करने वाले लड़कों को पूछा क्या कर रहे हो? कहा बीटेक करके एमबीए कर रहा हूं। कई गांव में ऐसे मिले, तो मैंने सोचा कि बीटेक के बाद एमबीए करने से कोई बड़ी नौकरी मिलती होगी। बीटेक करके घर बैठा है और एमबीए कर रहा है। तो एक दिन हमने उन लड़कों से पूछा कि अरे भाई बीटेक करके एमबीए क्यों कर रहे हैं? इससे कोई नौकरी मिलेगी क्या? तो लड़कों ने कहा सही सही बताए। हमने कहा सही सही जानने के लिए पूछ रहा हूँ, गलत गलत के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। कहा देखो सर जी, हम लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, और हम बीटेक कर लिए हैं, नौकरी नहीं है सरकार के पास हमारे लिए, हम घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं,
लड़की का बाप आता है, पूछता है क्या करते हो, अगर हम उसको बता देते हैं कि हम बीटेक बेरोजगार हैं, दोबारा लौटकर नहीं आता है, रिश्ते की बात आगे बढ़ नहीं पाती। इसलिए हम लोगों ने एमबीए में एडमिशन ले लिया कि 2-4 साल निकल जाएंगे। अब लड़की का बाप आता है तो बताता हूँ कि बीटेक करके एमबीए कर रहा हूँ, तो लड़की के बाप को समझ में आता है कि लड़का पढ़ रहा है, जरूर भविष्य में कामयाब हो जाएगा, लड़की की शादी करने लायक है। इतने ज्यादा हालात खराब हैं, किसानों के हालात खराब है, नौजवानों के हालात खराब है, महिलाओं की क्या है। मणिपुर की घटना के बाद कुछ कहने की जरूरत है महिलाओं की क्या है। केवल मणिपुर नहीं है, डेली अपने जिले का अखबार पढ़ो, डेली 2-4 खबरें महिलाओं के उत्पीड़न की आपको मिल जाएगी। तो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजदूर हो, मजदूर का काम का घंटा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया। अब पूंजीपति 12 घंटे का काम ले सकते हैं। आप बताओ कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट चलेगी तो 24 घंटे में कितने मजदूर लगेंगे? तीन आदमी काम करेंगे। अगर 12 घंटे की शिफ्ट चलेगी तब 24 घंटे में कितने लोग लगेंगे काम पर? 2 लोग लगेंगे। मतलब एक आदमी का रोजगार 24 घंटे में कम कर दिया। इससे रोजगार बढ़ेगा कि रोजगार घटेगा, आप सोच सकते। सवाल एक बात का नहीं है, सवाल बहुत कुछ बिगड़ रहा है, केवल एक चीज नहीं बिगड़ रही है। हमें केवल समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसका बड़ा कारण है देश का चैनल। हमारे पास घर नहीं हो, घास फूस की झोपड़ी जिनके पास है, उनकी झोपड़ी के ऊपर एंटीना लगा हुआ है टीवी का, वो एंटीना सारा दिमाग खराब कर रहा है। हम अपनी लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? हमारे दिमाग में टीवी वाले जो घुसा रहे हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और टीवी वाले दिन रात क्या घुसा रहे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान हो गया कि या तो हम हिंदू बन जाएंगे या तो हम मुसलमान बन जाएंगे। और जब हम हिंदू या मुसलमान बन जाएंगे तो हमारी जनगणना की समस्या खत्म, हमारी बेरोजगारी की समस्या खत्म, हमारे फसल की कीमत नहीं मिल रही उसकी समस्या खत्म, हमारी महंगाई की समस्या खत्म, हमारी पढ़ाई की समस्या खत्म, हमारी दवाई की समस्या खत्म, हमारी सारी समस्या खत्म। क्योंकि हम तो हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए। जब हम हिंदू मुसलमान हो गए तो हमारी सारी समस्या खत्म और सरकार चलाने वालों की भी सारी समस्या खत्म, क्योंकि उन्होंने आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं किया। अगर आप हिंदू मुसलमान न बनकर अगर आप इंसान रहते तो आप कहते कि बताओ भाई सरकार चलाने वालों हमारे फसल की कीमत क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ भाई सरकार चलाने वाले हमारे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ सरकार चलाने वाले हमारे बच्चों के रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो। जब ये हिंदू मुसलमान नहीं होता तो आप रोजगार की बात करते, आप अपने फसल की कीमत की बात करते, आप अपने लिए अच्छे अस्पताल की बात करते, अच्छी शिक्षा की बात करते और जिससे आपका विकास होता। लेकिन जब हिंदू मुसलमान हो जाता तो ये सब मुद्दा खत्म, तो सरकार चलाने वालों के लिए भी आसान, कोई इस साइड आ जाएगा, कोई इस साइड आ जाएगा, उनको कुछ करने की क्या जरूरत है और इस पर इलेक्शन जीत जाएंगे। देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, देश को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना। मोदी जी ने 14 में कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब मन ही मन कसम खा लिए हैं कि देश नहीं बचने दूंगा। जब तक देश की एक एक प्रॉपर्टी अडानी अंबानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब देश ही नहीं बचेगा तो आप कहां से बचोगे? हिंदू मुसलमान आप करते रहो, हिंदू मुसलमान बचोगे। मान लो ओबीसी को आरक्षण मिलता 27%, एससी को आरक्षण मिलता, एसटी को आरक्षण मिलता, कहाँ मिलता है? सरकारी जगह पर मिलता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनकी सरकारी नौकरी पाने की उम्र होगी वो सोच रहे होंगे हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और जिनकी पाने की उम्र निकल गई है वो सोच रहे होंगे हमारे बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जब सरकारी रहेगा कुछ तब सरकारी नौकरी रहेगी, और जब सरकारी नौकरी रहेगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर सरकारी बचेगी ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से सरकारी नौकरी? समझना पड़ेगा, आंख खोलना पड़ेगा, ये धर्म और जाति की पट्टी हटाना पड़ेगा आंख से। ये सबसे ज्यादा सत्यानाश
इस समाज का कर रही है, इस देश का कर रही है। और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को ये जाति और धर्म की पट्टी जो आंख पर लगी है ये गुलाम बनाकर छोड़ेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये पट्टी हटाकर फेंको। अगर ये पट्टी नहीं हटाकर फेंकोगे समस्या का समाधान में वो पट्टी लगाएंगे। अभी सारे चैनलों के पास कोई न्यूज है? उनके पास क्या न्यूज है? एक महिला पाकिस्तान से आ गई 4 बच्चों को ले, दिन रात उसकी खबर चल रही। राष्ट्रीय मुद्दा है वो, कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, उसकी खबर दिखाने से किसानों का भला हो जाएगा कि नौजवानों का भला हो जाएगा कि महिलाओं का भला हो जाएगा कि ओबीसी SC ST का भला हो जाएगा कि मजदूरों का भला हो जाएगा, किसका हो जाएगा? अरे वो विदेश से आई है, सरकार उसकी जांच करे, जो सही गलत करना है करे, मगर उसकी खबर घुमा घुमा कर क्यों दिखाई जा रही? इसलिए दिखाई जा रही कि आपके पास दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका मनोरंजन होना चाहिए ताकि आप दुख भूल जाओ। और चौराहे पर जब हम बैठते हैं तो कहीं या तो सीमा की चर्चा करेंगे या तो हरियाणा वाली जो उधर चली गई उसकी चर्चा करेंगे और हंसेंगे और हमारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। सरकार भी यही चाहती है कि हम अपनी समस्याओं की चर्चा ना करें, ऐसी ही चर्चा करते रहे। एक बाबा है, उसकी खबरें दिन रात चलती हैं कि वो बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अरे भाई, चमत्कार होता है नहीं होता ये टीवी पर डिबेट का विषय नहीं है। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है, वो घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। कुछ लोग करोड़ों के पास तो झोपड़ी भी नहीं है, खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं शाम को घास फूस की झोपड़ी में सो गया और सुबह उठा तो देखा 3 मंजिला मकान उसका बन गया। अगर ऐसा हो जाए तो टीवी वालों को बताने की जरूरत है कि चमत्कार होता है कि नहीं होता, ये बताने की जरूरत है। लेकिन आपका टाइम पास किया जा रहा है ये दिखाकर कि चमत्कार होता है कि नहीं होता है। जो चमत्कार को मानता है वो भी टीवी में घुसकर देख रहा है, और जो नहीं मानता वो इसलिए देख रहा, करता कैसे है थोड़ा पता तो लगाए, इसलिए देख रहा है। तो सवाल ये है, आपको उलझाया जा रहा है, आपके मुद्दों से डाइवर्ट किया जा रहा है। और इन सबसे अगर फुर्सत मिल जाए तो पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है, बांग्लादेश में खाने के लिए नहीं है, श्रीलंका वाले खाने के बगैर मर रहे हैं। अब आप खुश क्योंकि हमारी तो साइकी ही है। अगर पड़ोसी बहुत दुख में हो तो हमारा कलेजा तो ऐसे गदगद हो जाता, हम तो ऐसे सुखी हो जाते हैं, फिर हमारे लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की खबर क्यों दिखा रहे? ताकि आप खुश रहो। आप सवाल ना पूछो, आप हमको बताओ कि आपका लड़का इंटर पास हो गया, पड़ोस में एक आदमी का लड़का इंटर फेल हो गया और पड़ोस में दूसरे आदमी का लड़का डॉक्टर बन गया। अगर आप इंटर फेल होने वाले से अपने बच्चे की तुलना करोगे तो आप बहुत सीना ठोकोगे, अरे हमारा पास हो गया उसका फेल हो गया। लेकिन जो डॉक्टर बन गया उससे जब अपने बच्चे की तुलना करोगे तब आप विकास के रास्ते पर जाओगे। आप सोचोगे को कैसे डॉक्टर बन गया, हमें भी डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को, तब आप सोचोगे। तो हमको जिनकी कोई औकात नहीं, भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात है, बांग्लादेश की कोई औकात है, श्रीलंका की कोई औकात, उनसे हमारी तुलना क्यों करवाई जा रही है? इसलिए करवाई जा रही है ताकि हम सरकार से सवाल ना पूछें। इससे तो पीछे चले जाएंगे, इससे तो विकास नहीं होगा। अगर मीडिया वालों को बहुत खुली है विदेश की खबर दिखाने की तो अमेरिका की खबर दिखाओ, जापान की खबर दिखाओ, जर्मनी की खबर दिखाओ, इंग्लैंड की खबर दिखाओ। दिखाओ अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था कैसे, दिखाओ अमेरिका में रोजगार की व्यवस्था कैसे है, दिखाओ अमेरिका में लोगों को घर कैसे मिलता है, दिखाओ अमेरिका में किसानों की क्या स्थिति है। क्यों नहीं दिखाते हो? इसलिए नहीं दिखाते हैं कि अगर अमेरिका की बात दिखाने लगेंगे तो आप पूछोगे मोदी जी बताओ, अमेरिका में अगर अच्छी पढ़ाई सबको मिल रही है तो भारत में क्यों नहीं हो रही है? अमेरिका अगर रोजगार दे रहा है तो भारत क्यों नहीं दे रहा है? अमेरिका में अगर अस्पताल की सबके लिए अच्छी सुविधा है तो भारत में क्यों नहीं है? तो ये सवाल ना खड़े हो, इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को दिखा रहे हैं ताकि आप खुश रहो। ये खबर टीवी वाले दिखाते, फिर आरएसएस वाले आ जाते, कहते अरे मोदी जी हैं तो देश बच गया, नहीं तो चला गया होता अब तक।
तो हमारा आदमी टीवी पहले ही देखा है, फिर मान लेता है कि हाँ बचा लिया है। तो ये जो हमारा दिमाग खराब करने का काम चल रहा है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, इससे भी बच गए तो जब से सरकार आई है लगातार कोई ना कोई खुन्नस निकाला है कि हिंदू मुसलमान हो जरूर। पहले 370 लाए, अब 370 कहाँ का मामला है? कश्मीर का मामला है। यहाँ मथुरा वालों को कोई मतलब है 370 से कोई लेना देना है? मगर पूरे देश में लोगों को उछाला गया 370 खत्म हो रहा, खत्म हो रहा, जैसे मथुरा वालों को कुछ मिल रहा है। अरे मथुरा वालों को क्या मिलेगा? अरे 370 से फायदा होगा तो कश्मीर वालों का होगा, नुकसान होगा तो भी कश्मीर वालों का होगा, मथुरा वालों का, बाकी देश भर के लोगों का 370 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उछल रहे थे बैकवर्ड क्लासेस के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग। एक जगह कुछ लड़के उछल रहे थे, हमने पूछा क्यों उछल रहे हो? कहा अब कश्मीर में जमीन लेने का मौका सबको मिल जाएगा। हमने कहा तुम्हारे गांव में बिक रही है, खरीदोगे क्या? कहा पैसा कहाँ है? हमने कहा गांव में खरीदने के लिए पैसा नहीं है और कश्मीर में खरीदने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, और तुम्हारी पुश्तैनी जमीन 3 कानून लाकर अडानी को देने की तैयारी कर रहे हैं और तुम उछल रहे हो कि कश्मीर में मिलेगी। तुम्हारी तो अडानी को देना चाह रहे हैं, तो कश्मीर वाली तुम्हें देंगे कि अडानी को देंगे? तो इतना पागलपन है हमारे लोगों में, इतना पागल बनाया गया है। ये पागलपन छोड़ना पड़ेगा, ये पागलपन खत्म करना पड़ेगा। 370 के बाद 3 तलाक आ गया। अब 3 तलाक का ओबीसी SC ST से कोई लेना देना है? मुस्लिमों का सिस्टम है, वो अपनी महिलाओं को कैसे तलाक देते हैं उनसे लेना देना है। सरकार कोई परिवर्तन करना चाहती है, मुसलमानों से बात करे और बात करके कुछ परिवर्तन करना चाहती है वो करे। लेकिन हमको खुश होने से क्या फायदा, नुकसान है बाकी लोगों को। मगर बाकी लोगों को खुश करने की नीयत से ही ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि इससे हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है। फिर हिजाब का मामला आया, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? भैया हमारा आपका क्या संबंध है? कोई संबंध? अच्छा, गांव में चले जाओ, अभी 1.5 हाथ का घूंघट निकालती है महिलाएं कि नहीं हमारे घरों में? क्यों निकालती है? अगर हिजाब नहीं पहनना चाहिए, घूंघट क्यों निकालना चाहिए? क्यों निकालते हैं? तो सवाल इसका भी नहीं, मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो केवल इतना समझाना चाहता हूँ, तुम्हारा जिससे कोई लेना देना नहीं जिस चीज से, उससे तुम क्यों खुश हो रहे हो भाई? तुम्हारा लेना देना किस चीज से? तुम्हारी फसल की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, तुम्हारा बच्चा पढ़ ले तो उसको बढ़िया रोजगार मिलना चाहिए, तुम्हारा आदमी बीमार हो जाए तो उसको बढ़िया अस्पताल में इलाज होना चाहिए। ये तुम्हारी समस्या है, इसके लिए लड़ो, मगर इसके लिए नहीं तुम्हें दूसरे मुद्दे पर उलझा दिया जाए। फिर आ गया कि मस्जिद पर माइक बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। अरे कहाँ कहाँ नहीं माइक बज रहा है। 4 मिनट अगर मुस्लिम भी बजा लेंगे मस्जिद पर तो आपका क्या बिगड़ जाए? लेकिन साइकी ऐसी बनाई गई है कि हमारे लोग क्या लगता है, चलो हमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मुसलमान तो टाइट किए जा रहे हैं। अरे मुसलमान टाइट तुम देख रहे हो, तुम्हें कितना टाइट कर दे रहे हैं ये देख ही नहीं पा रहे हो। एक बार अपने को देखो, तुम्हें कितना टाइट कर रहे हैं। तीर मुसलमानों पर छोड़ रहे हैं, निशाना तुम्हारे ऊपर लग रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा सारा अक्षर खत्म, तुम्हारी सारी नौकरियां खत्म, तुम्हारी जमीन जायदाद छीनने के लिए कानून, तुम्हारी एजुकेशन शिक्षा खत्म कर दिया, खिचड़ी खाने की व्यवस्था कर दिया, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी कर दिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अस्पताल में तुम्हारा आदमी जाता है तो डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं, दोनों मिल गए तो ऑपरेशन का सामान नहीं, और बिना दवा के आदमी मर जा रहा है। ये स्थिति तुम्हारी पैदा कर दी और तुम्हें ये समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है मुसलमान टाइट किए जा रहे हैं, तुमको मूर्ख बना करके तुम्हारा वोट भी लिया जा रहा है और तुम्हारा सत्यानाश भी किया जा रहा है। आंख खोलने की जरूरत है। अभी इससे भी आगे बढ़ गए तो यूसीसी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि एक राष्ट्र एक कानून। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
कि जब एक राष्ट्र है तो एक ही कानून होना चाहिए। कैसे होगा भाई? तुमने किसी को सछूत बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को शूद्र बनाया, हजारों साल से पढ़ने लिखने से रोका, तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया? कहा जो हजारों साल से पीछे रह गए उनको क्या देना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। फिर कहा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भारत में हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भारत में क्यों पैदा हो गए? जब तुमने सबको गुलाम बना करके रखा था, पढ़ने लिखने से लेकर धन संपत्ति रखने से लेकर बोलने सुनने से लेकर सभी चीजों पर रोक लगाया था, तो जिसको जिस धर्म में आजादी मिली उस धर्म में चला गया। तो इसलिए तमाम धर्मों के लोग हो गए। जब तमाम धर्मों के लोग हो गए तो संविधान निर्माताओं ने कहा सबको अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता के हिसाब से अपने अपने तरीके से अधिकार है शादी विवाह करने का, पूजा पाठ करने का, जो करना है वो अपने अपने तरीके से करने का अधिकार है। ये संविधान निर्माताओं ने लिख दिया। अब तुम इसमें कह रहे हो नहीं सबकी शादी एक जैसा होना चाहिए, सबका ये एक जैसा, ये कैसे संभव है? अब इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यूसीसी लाने की बहुत शौक है, तो पढ़ाई के लिए लाओ कि राष्ट्रपति की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान मिलना चाहिए। इसके लिए लाओ एक राष्ट्र एक कानून, तो इससे होगा फायदा होगा। सबकी दवाई एक जैसा होना चाहिए, इसके लिए एक राष्ट्र एक कानून लाओ। सबको शिक्षा एक जैसा मिलना चाहिए, इसके लिए एक राष्ट्र एक कानून लाओ। सबको दवाई एक जैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक राष्ट्र एक कानून लाओ। और जिसकी जैसी डिग्री उसको वैसी नौकरी, इसके लिए एक राष्ट्र एक कानून लाओ। अगर लाना है तो इसके लिए लाओ जिससे देश की जनता को फायदा हो। लेकिन ये नहीं करना है, उन्हें तो हिंदू मुसलमान करके आपको मूर्ख बनाकर आपका वोट लेना है और आपका सत्यानाश करना है। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, इसलिए इस षड्यंत्र को समझना होगा और समझकर इसको विफल करना होगा। और ये इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तो ये 90% होते हैं, और 90% के आधे भी इकट्ठा हो जाएं तो 45% होते हैं। 45% में सरकार बन जाती है। तो ये जो लोग हैं इनको इकट्ठा होने की जरूरत है। इकट्ठा कैसे होंगे? टीवी का मुद्दा देखने से इकट्ठा नहीं होंगे। आप लोग अपनी चर्चा करो, चौक चौराहे पर बैठते हो अपनी चर्चा करो, टीवी वालों की चर्चा मत करो, अपनी चर्चा करो। किसानों को एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए, राष्ट्रपति की संतान हो या किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, सबका इलाज एक समान होना चाहिए। जो जिस डिग्री जैसी ले लिया उसको वैसे रोजगार की गारंटी सरकार को होनी चाहिए। अपने मुद्दों की चर्चा करो। ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, जितनी ओबीसी की संख्या है सभी जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको इस देश चलाने वाले लोगों से बाहर कर दिया गया। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हमें फायदा हो रहा है ना मुसलमान को फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है भाई? जहाँ से देश चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक भी मुसलमानों की पार्टियों ने सरकार बनाया क्या? वहाँ एक भी मुसलमान की पार्टी दिल्ली में केंद्र सरकार नहीं बनाई। क्या एक भी ओबीसी की पार्टी ने 5 साल के लिए सरकार बनाया? एक भी एससी की पार्टी ने बनाया? एक भी एसटी की पार्टी ने बनाया? ना मुसलमान ने बनाया ना हमने बनाया। तो बनाया किसने? 3.5% लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, और लड़ाई हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। जहाँ से कानून बनता है वहाँ ना हमारा कब्जा ना मुसलमान का कब्जा, और लड़ाई हमारी और मुसलमान की। 75 साल में दोनों को मौका नहीं मिला सरकार चलाने का। जहाँ से कानून पर अमल होता है, क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी 79.2%, 80% के लगभग ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग हैं, और लड़ाई हमारी और मुसलमान की। लेकिन नौकरी में ना हम ना मुसलमान। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ से न्याय मिलता है वहाँ ना हम ना मुसलमान, लेकिन लड़ाई हमारी और मुसलमान की। देश का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया, वहाँ ना हम ना मुसलमान, लेकिन लड़ाई हमारी मुसलमान की। तो सवाल यह है हमारी मुसलमान की लड़ाई किस बात की है? और 75 साल से लड़ रहे, ना हमें कुछ मिल रहा है ना उन्हें कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और है। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा हो रहा है, लड़ने वालों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
इसलिए लड़ने वालों को अपनी आंख खोल लेनी चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए अब ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमान आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? एकजुट होकर के लड़ेंगे। किस बात के लिए लड़ेंगे? इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा, चाहे नौकरी हो, चाहे कल कारखाने हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे जगह जमीन हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूत बनाने में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चौधरी विकास पटेल साहब के को सुना आप लोगों ने। अब कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जा रहा हूं और साथ ही साथ एक निवेदन कर रहा हूं कि 16 तारीख को परसों हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। हमारा कार्यक्रम देवतीरथ गांव में है। वहां पर बहुत ही हालात खराब हो गए हैं। प्रशासन जो है साइबर के नाम पर, साइबर ठगी के नाम पर लोगों को पकड़ के लाता है, चौथ वसूली कर रही है पुलिस। सौदाबाजी होती है तो छोड़ देते हैं और नहीं होती है तो 307 पुलिस मुठभेड़ लगा करके जेल भेज देते हैं। लोगों के घरों में सीलबंदी का और जो है ऐसी समस्याएं पैदा कर दी है कि उनके घरों को, उनकी जमीनों को सीज किया जा रहा है। मतलब एक कानून बना करके, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर लगा करके एक एक केस में रखते हैं पहले और फिर उनके घरों को सीज करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों के स्तर से उठाए जाने चाहिए। पुलिस डाका डाल रही है देवतीरथ और इधर कई गांव हैं जो मेवात के गांव हैं, उन लोगों के यहाँ डाका पड़ रहा है, चौथ वसूली हो रही है, चौथ और दलाल चौथ वसूली कर रहे हैं। पुलिस जो है निर्दोष लोगों को 307 लगा करके जेल भेज रही है। इस चीज की खबरदारी राष्ट्रीय स्तर पर ली जाए और आप लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। हम लोग अगर वो होश में नहीं आए तो हमें मजबूरी में धरना और आमरण अनशन करना होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, ये हमारी गुजारिश है। साथ ही साथ अगर हमारी बात, हमारा समर्थन करते हो तो हाथ उठाइए। आप लोगों का ये, आप लोग तो आएंगे 16 तारीख, यही परसों। कल जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कल परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो है इस कार्यक्रम को समापन किया जाता है। माननीय सभापति जी से मैं आग्रह करूंगा, पूर्व प्रधान टीकम सिंह सकराया, कि वो आए और इस कार्यक्रम को समापन करें। साथियों, ये आजादी की जंग जो है ये रक्तपात भी करवाएगी। साधन संसाधन चाहिए, साधन संसाधन पैसे से होता है। और मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो भी आप लोग देना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ ये जो है रखे हुए संगठन की तरफ से आप इसमें जो है कुछ और इजाफा करें, मेरी आपसे ऐसी विनती है। क्योंकि ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, पूरे राष्ट्र में चल रहा है। आज मथुरा में है, कल हाथरस में है, परसों अलीगढ़ में है। ये गाड़ियाँ, इनके भोजन पानी ये कहाँ से होगा? इसलिए आप लोगों से विनती है, ये हम अपने संगठन की तरफ से कर रहे हैं। आप लोग फोटो करवाएं, अपने हाथों से ये पैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दें और आप भी इसमें कुछ जो है बढ़ोतरी करें। धन्यवाद। यहाँ आ जाए, आप कल का फोन भी बात कराएं। अब जो है सभापति बोलेंगे, सभा के इसका